नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। कपाली ओपी पुलिस ने माइक्रो फाइनेंस कर्मी से 1.5 लाख रुपए की लूट मामले का किया खुलासा। मुख्य आरोपी नागपुर से गिरफ्तार। अखंड सौभाग्य पति की दीर्घायु और परिवार की सुख समृद्धि के लिए सुहागिन महिलाओं ने किया वट सावित्री की पूजा। पारडी कुमरू बस्ती में हुई चोरी की बड़ी वारदात का स्थानीयों ने किया खुलासा। आरोपी युवक को पकड़कर किया गया पुलिस के हवाले। अब बिष्टुपुर स्थित एक होटल में शनिवार तड़के लगी भीषण आग, मची अफरा तफरी। खबरें विस्तार से। कपाली ओपी पुलिस ने माइक्रो फाइनेंस कर्मी से 1.5 लाख रुपए की लूट मामले का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी तारिक कुरैशी उर्फ अयान कुरैशी को महाराष्ट्र के नागपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से घटना में इस्तेमाल किया गया 7.65 mm का लोडेड पिस्टल और एक जिंदा गोली बरामद की है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी वर्ष 2021 के चर्चित जावेद अंसारी हत्याकांड में भी फरार चल रहा था। जानकारी के अनुसार 7 मई 2026 को कपाली ओपी क्षेत्र में डैम डूबी अंसार नगर स्थित खाना खजाना के पास अपराधियों ने माइक्रो फाइनेंस कर्मी से हथियार के बल पर करीब 1.5 लाख रुपए लूट लिए थे। घटना के बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कपाली ओपी प्रभारी धीरंजन कुमार के नेतृत्व में विशेष जांच टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और मानवीय सूचना के आधार पर जांच आगे बढ़ाई। जांच के दौरान मुख्य आरोपी तारिक कुरैशी की पहचान हुई, जिसके बाद पुलिस टीम ने महाराष्ट्र के नागपुर में छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त पिस्टल और जिंदा गोली बरामद की गई। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ चांडिल और कपाली थाना क्षेत्र में लूट, हत्या की साजिश और आर्म्स एक्ट के जुड़े कई मामले दर्ज है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरविंद कुमार बिन्हा ने बताया कि इस मामले में शामिल अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। कपाली ओपी प्रभारी धीरंजन कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया जाता है और इसमें कुछ जो फुटेज आए थे और कुछ भौतिक साक्ष्य के आधार पर छानबीन किया जाता है। इसी क्रम में ये प्रकाश में आता है कि एक तारिक कुरैशी उर्फ अयान कुरैशी, जो मुख्यतः ये डैम डूबी आसन नगर का ही रहने वाला है, जो पूर्व में कई कांडों के अभियुक्त रह चुके हैं, के द्वारा घटना कारित की गई है। इसी के धरपकड़ और जांच पड़ताल के क्रम में इसे पता चला कि एक घटना कारित कर नागपुर चले गए हैं। इसी को पीछा करते हुए हमारी टीम जो है नागपुर जाती है। उसके बाद वहाँ उससे पूछताछ करती है। पूछताछ के क्रम में इसको फिर पूछताछ के क्रम में इसको यहाँ कपाली ओपी लेके जाती है, जिसमें वो अपना अपराध स्वीकार करते हैं कि मैंने उस दिन घटना कारित की, जो वीडियो फुटेज में आपको दिख भी रहा होगा। साथ ही इसके कांड के अग्रतर अनुसार पूछताछ के क्रम में इसके पास से हम लोग को जो घटना में प्रयुक्त हथियार जेसी पिस्टल जो है वो बरामद हुआ और इसमें एक राउंड लगा हुआ बरामद हुआ। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र स्थित चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पास एक चर्चित नेपाली होटल में शनिवार तड़के भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग लगने के दौरान होटल में रखा गैस सिलेंडर फट गया, जिससे आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और आसपास के लोग दहशत में आ गए। सिलेंडर ब्लास्ट की तेज आवाज सुनकर स्थानीय लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। जानकारी के अनुसार घटना सुबह करीब 4 बजे की है। अचानक होटल से धुआं और आग के लपटें निकलती देख स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना दमकल विभाग और पुलिस को दी। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक होटल में रखा फर्नीचर, खाद्य सामग्री, किचन उपकरण और अन्य सामान पूरी तरह जलकर खाक हो चुका था। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार इस हादसे में करीब 1.5 से 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। राहत की बात यह रही कि घटना के समय होटल में कोई मौजूद नहीं था, जिससे किसी प्रकार की जानहानि नहीं हुई। घटना के बाद पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। आग लगने के कारणों का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। हालांकि प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट या गैस रिसाव की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से बाजार क्षेत्र में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। मानगो थाना क्षेत्र के पारडी स्थित कुमरू बस्ती में हुई चोरी की बड़ी वारदात का स्थानीय लोगों की सतर्कता से खुलासा हो गया। लोगों ने चोरी के आरोपी युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना के बाद इलाके में काफी देर तक अफरा तफरी और भीड़भाड़ का माहौल रहा। जानकारी के अनुसार मां दुर्गा बॉडी बिल्डर और वेलकम कार गैरेज को चोरों ने निशाना बनाया था। चोर गैरेज का ताला तोड़कर कॉपर के केबल वायर, लोहे का सामान, कार एक्सेसरीज, लाइट और हेडलाइट समेत कई कीमती सामान चोरी कर ले गए थे। चोरी किए गए सामान की कीमत करीब 40 से 45 हज़ार रुपये बताई जा रही है। घटना के बाद दुकानदार और बस्ती के लोग लगातार आरोपी की तलाश में जुट गए थे। इस दौरान लोगों ने समता नगर निवासी कार्तिक कर्मकार को संदिग्ध स्थिति में पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने चोरी की वारदात में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली। इसके बाद लोगों ने उसके घर से चोरी का कुछ सामान भी बरामद किया।
सूचना मिलते ही मानगो थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर थाने ले गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही चोरी की बाकी सामान की बरामदगी और मामले में अन्य लोगों की संलिप्तता की जांच की जा रही है। आज से करीब एक हफ्ता पहले हमारे दुकान से रात में ताला तोड़ करके हमारा दुकान से एंड्रॉयड सिस्टम 3 एंड्रॉयड सिस्टम 3 स्पेयर स्पीकर और आपका एक्सेसरीज कार का डैशबोर्ड वगैरह आइटम का सब सारा सामान चोरी हुआ था। वो देखिए आज सुबह में चोर पकड़ाया है तो सारा सामान उसके घर से अवेलेबल हुआ। वो खुद बताया, चोर आगे में उसको हम लोग पकड़ के बैठा के रखे हुए हैं। वो बताया मेरा घर में सामान है, उसके घर में पलंग का नीचे से सामान सारा निकला है। वो भी बहुत सारा सामान मिला है, बहुत सारा मतलब समझिए 20% सामान जो है वो हमारा वो बेच चुका है। परफ्यूम वगैरह सारा कुछ था वो बेच चुका है। बाकी बहुत सा जो हमारा सामान था वो सब मिल चुका है। 20 अप्रैल को हमारे यहाँ माँ दुर्गा बॉडी बिल्डर से ये चोर है जिसका नाम कार्तिक है, आज पकड़ाया है। हमारे यहाँ से कॉपर वायर जो मिग वेल्डिंग करने में काम आता है, करीब 30 से 40 मीटर का वायर था वो चोरी किया। रात में ये घुस के हम लोग के कंपनी के अंदर इलीगली, और उसके साथ साथ उसके एक दिन पहले हमारे सामने यहाँ एक कार गैरेज है जिसका सारा सामान ये 30-40 हज़ार का सामान था, वो भी चोरी करके लेके गया था। और आज काफ़ी दिन बाद ये पकड़ाया। हमारे यहाँ पे दोस्तों ने इसको पकड़ा है, तब ये अभी कबूला है कि हाँ हम ही चोरी किया था और इसका पैसा दे देंगे। सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के भालोबासा में हुए जानलेवा हमले में घायल मानगो निवासी 35 वर्षीय मोहम्मद मुमताज की शुक्रवार को इलाज के दौरान रांची स्थित रिम्स में मौत हो गई। युवक की मौत के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। देर रात लोगों ने चेपा पुल के पास शव रखकर प्रदर्शन किया और फरार आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। जानकारी के अनुसार 10 मई को भालोबासा इलाके में कई युवकों ने मोहम्मद मुमताज पर भारी सामान और धारदार हथियार से हमला कर दिया था। हमले में उनके सिर पर गंभीर चोटें आई थी। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तत्काल टाटा मेन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां आईसीयू में उनका इलाज चल रहा था। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया था, जहां शुक्रवार सुबह उनकी मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के छोटे भाई मोहम्मद फयाज ने रोहित मुखी, राजू मुखी और अन्य साथियों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपी रोहित मुखी और राजू मुखी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अन्य आरोपी अब भी फरार बताया जा रहा है। पुलिस इसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। मृतक के परिजनों ने बताया कि मोहम्मद मुमताज परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य थे। घटना के बाद परिवार पर आर्थिक संकट गहरा गया है। प्रदर्शन के दौरान मौके पर पहुंचे मानगो के सीईओ और आजाद नगर थाना प्रभारी ने लोगों को समझाकर स्थिति को नियंत्रित किया। तो शाम में इंस्पेक्टर साहब द्वारा और एसडीओ सर के द्वारा जानकारी मिली कि यहाँ चेपा पुल जो है यहाँ पे उग्र भीड़ के द्वारा जाम कर दिया गया था, जिसकी सूचना पाके हम लोग आए थे। पूर्व से ही फोर्स ऑलरेडी पुलिस पहुंची हुई थी, उन लोग ऑलरेडी समझाने का प्रयास कर रहे थे। वही जानकारी यही थी कि इन लोगों का मांग था कि इनके जो एक यंग जो कि ब्रेड अर्नर था उनका रॉड से मारने से उनका देहांत हो गया था, क्योंकि सीताराम डेरा थाना का केस था। तो अब इन लोगों की मांग थी कि उसको जो अभियुक्त है उसको पकड़ा जाए, उसको कार्रवाई की जाए। हम लोगों ने अपनी तरफ से बहुत प्रयास किया उनको समझाने का कि जो भी कार्रवाई होगी विधि सम्मत वो होनी ही है, और उनकी जो भी मांगे होंगी हम लोग अपने स्तर से आगे भी बढ़ाएंगे। तो बहुत मशक्क़त के बाद हम लोग कोशिश की, बट उन लोग अभी पूरी तरह से समझने के लिए राज़ी नहीं थे। अपनी मांगों को उन लोग रख रहे थे। अभी तो यही सड़क पर बॉडी रखकर डिमांड उन लोगों का यही था कि जो मॉब लिंचिंग उनके हिसाब से हुई है उन पर सभी धाराओं के तहत उसको पकड़ा जाए अभियुक्त को, और उस पर सारी कार्रवाई की जाए। और मुआवजे को लेकर डिमांड थी, तो उस चीज़ को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। वर्तमान में तो मतलब उससे जो भी कार्रवाई होनी है वो होगी ही नियमतः। इसके साथ ही सरकारी नौकरी की भी मांग कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि एसएसपी सर कम से कम 2 मिनट आगे कम्युनिकेशन करते हैं। मुआवजा और सरकारी नौकरी इस वर्तमान में तो इस संबंध में पूरी तरह से कुछ नहीं कहा जा सकता। हम लोग इसके संबंध में जो उनका मांग है उसको डीसी सर के तरफ हम लोग अग्रसारित कर सकते हैं। बाकी ऊपर से ही डिसाइड हो सकता है कि क्या हो सकता है उस मामले में। अभी हालात कैसा है? अभी यहाँ से तो फिलहाल ठीक है, और उन लोगों ने अभी मतलब वो लोग आगे मार्च किए हैं कि शायद वो लोग मानगो चौक की तरफ जाएंगे, तो अभी हम लोग क्यूआरटी उसके पीछे भेजे हैं सिटी को देखने के लिए। एक मृतक है और उनकी मुझे जानकारी मिली है चापड़ से उनकी हत्या कर दी गई थी, और 2 अभियुक्त हैं जो उन्होंने सरेंडर किया है कोर्ट में, राजू मुखी और राहुल मुखी। एक अभियुक्त की अभी तफ्तीश हम लोग अभी कर रहे हैं, सीसीटीवी देख रहे हैं, टावर डंप ले रहे हैं, सीडीआर निकाल रहे हैं, और जल्द ही जल्द हम लोग उनको गिरफ्तार करेंगे।
दूसरा ये है कि केस डायरी जो है, मैंने आईओ को भी निर्देश दिया है कि केस डायरी कड़ी से कड़ी हम लोग लिखें। मैं भी अपने स्तर से उसकी समीक्षा करूंगा कि चार्जशीट हो। ये जो अपराध है वो जघन्य अपराध है, ये नहीं होना चाहिए था जो हुआ। तो हम लोगों के परिजन ने, उनके मृतक के परिजन ने जो हम लोगों से आशा की है उसमें हम लोग खरा उतरने की कोशिश करेंगे और कड़ी से कड़ा सजा साक्ष्यों के साथ हम लोग इकट्ठा करके जल्दी से जल्द त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोग आरोप पत्र भी माननीय न्यायालय में दायर करेंगे। सब परिजन मुआवजा की भी मांग कर रहे हैं। मुआवजा की मांग में उन्होंने एसडीओ साहब ने उन्होंने उनसे प्रतिवेदन लिया हुआ है, उसमें भी उचित कार्रवाई जल्दी से जल्द करेंगे। सर, परिजन एक और सवाल कर रहे हैं, इनका कहना है कि मॉब लिंचिंग के तहत कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि 5 से अधिक संख्या में। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि मॉब लिंचिंग में कौन सी धारा लगती है, बताइए। धारा 103(2) लगती है। अगर आप उसको बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं होता है कि उसमें लिखा हुआ है कि कोई कास्ट, कोई कम्युनिटी, इस उद्देश्य से किया गया है कि उस कास्ट और कम्युनिटी के लिए। अभी जैसा कि मैंने पिछले भी कुछ समय बोला है कि हम लोगों को कड़ी बाई कड़ी, साक्ष्य बाई साक्ष्य जाना पड़ता है। हम लोग सीधा निष्कर्ष में नहीं पहुंच सकते हैं कि ये किसी प्रभावित उद्देश्य से ही किया गया हो कि कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है। और मैं भी अपने मीडिया बंधुओं से भी आग्रह करूंगा कि इस चीज़ को इस तरीके का रंग मत दें कि मॉब लिंचिंग का हो। हम लोग को अगर ये लगता है कि उसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स आ रहे हैं जो मॉब लिंचिंग का है तो हम लोग उस धारा को भी जोड़ेंगे। लेकिन कृपया करके इसमें थोड़ा सा संवेदनशीलता बनाए रखें कि समाज में विधि व्यवस्था ना खराब हो। अभी हम लोग के जो मृतक हैं उनकी आज ही मृत्यु हुई है, तो हम लोग अभी अटेम्प्ट टू मर्डर का धारा लगा हुआ था, अब हम लोग उसको कन्वर्ट करके मर्डर की धारा में कन्वर्ट करेंगे 302 में। सर, अभी स्थिति सामान्य किस हिसाब से आप पूछ रहे हैं? अभी फिलहाल क्या स्थिति तो आपने देखी हुई है। अभी हम लोग ने जितना कोशिश की है एसडीओ साहब से मिलकर सम्मान करने के लिए कि शांति बनी रहे। इधर जमशेदपुर में शनिवार को सुहागिन महिलाओं ने अखंड सौभाग्य, पति की दीर्घायु और परिवार की सुख समृद्धि की कामना के साथ श्रद्धा एवं आस्था से वट सावित्री की पूजा की। सुबह से ही शहर के विभिन्न मंदिरों, नदी घाटों और बरगद के पेड़ों के पास महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पारंपरिक परिधानों और 16 श्रृंगार में सजी महिलाओं ने निर्जला व्रत रखकर विधि विधान से पूजा अर्चना किया। शहर के साक्षी, बिष्टुपुर, कदमा, सोनारी, गुलमुरी और जुगसलाई समेत कई इलाकों में पूजा को लेकर विशेष उत्साह देखा गया। महिलाओं ने बरगद वृक्ष की परिक्रमा कर उसमें कच्चा धागा बांधा और अपने पति के सुखी एवं लंबी आयु की कामना की। कई स्थानों पर पंडितों द्वारा सामूहिक पूजा भी कराई गई, जहां महिलाओं ने सावित्री और सत्यवान की कथा सुनी। पूजा को लेकर बाजारों में भी सुबह से रौनक बनी रही। महिलाओं ने फल, फूल, सिंदूर और पूजा सामग्री की जमकर खरीदारी की। धार्मिक मान्यता है कि वट सावित्री व्रत करने से वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है और परिवार में खुशहाली बनी रहती है। पूरे शहर में भक्तिमय माहौल देखने को मिला और मंदिरों में देर शाम तक श्रद्धालुओं की आवाजाही जारी रही। वट सावित्री है ना कि पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है, पति के लिए हर चीज़ सुख काम वृद्धि के लिए किया जाता है, कामना के लिए किया जाता है। उनके साथ मेरा जिंदगी भर का जन्म जन्म का उनका क्या क्या चढ़ावा चढ़ता है इसमें? सारा सामग्री चढ़ता है, जैसे फल फूल सामग्री जितना मतलब दान पुण्य के लिए जितना है सारा कुछ चढ़ता है। क्या नाम हुआ? मेरा ममता देवी नाम। वट सावित्री पूजा किया जाता है अपने पति के लिए। जो वट सावित्री माता थी वो अपने पति का प्राण यमराज से छीन कर लाई थी, इसलिए वट सावित्री पूजा किया जाता है। कितना महत्व होता है ये पूजा? इसका बहुत महत्व है। अगर औरत लोग करती है अपने पति के लिए ताकि वो अच्छे से सुखी रहे, सलामत रहे, इसलिए पूजा किया जाता है ये वाला। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अनुराधा कुमारी हुआ। और ये पर्व सब कहते हैं पति की लंबी आयु के लिए करते हैं और सभी लेडीज़ें करती हैं, तो मैं भी इस बार कर रही हूँ। सोनारी स्थित ऑर्किड रेजिडेंसी परिसर में ऑर्किड्स क्रिएशन ड्राइंग क्लासेस द्वारा आयोजित 4 दिवसीय समर कैंप का भव्य समापन हुआ। कैंप का संचालन मधु सिंह के नेतृत्व में किया गया, जिसमें बच्चों ने सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया। समर कैंप में बच्चों को कला प्रशिक्षण, योग, शिल्पकला, गीता, श्लोक पाठ, बेस्ट फ्रॉम वेस्ट, स्वास्थ्य जागरूकता, डाइट एवं न्यूट्रिशन, खेलकूद, रचनात्मक गतिविधियों से जुड़ी विभिन्न कार्यशालाओं में भाग लेने का अवसर मिला। सभी गतिविधियां जुगलबंदी थीम पर आधारित थी, जिसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों एवं अभिभावकों की सहभागिता रही। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय उपस्थित रहे। उन्होंने बच्चों और संस्था के सदस्यों को प्रमाण पत्र
प्रशस्ति पत्र एवं मेडल प्रदान किए एवं शिवम शिल्प कला केंद्र की पहल की सराहना की। आयोजक मधु सिंह ने बताया कि कैंप का उद्देश्य बच्चों में आत्मविश्वास और रचनात्मकता को बढ़ावा देना था। पोटका स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय प्रांगलाइन के 10 बच्चियों की भागीदारी को कैंप की विशेष उपलब्धि बताया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में संस्था के कई सदस्यों का योगदान रहा। बड़ी संख्या में अभिभावकों और स्थानीय लोगों की उपस्थिति ने आयोजन को और भव्य बना दिया। मेरा नाम मधु सिंह, संस्था शिवम शिल्पकला के अध्यक्ष और आर्टिक्स आर्ट क्लासेस की ओनर हूँ मैं। कितने साल से समर कैंप करा रही है? 30 बच्चे के बीच करा रही है। ये समर कैंप हम पिछले 5 वर्षों से करा रहे हैं और इसकी शुरुआत हमने घर से करी थी और इस बार का सेशन हमने कुछ अलग किया है। इस बार हमने ग्रामीण इलाके के स्कूल के बच्चों को भी आमंत्रित किया है और हम लोग क्योंकि वर्कशॉप वहाँ करते थे, लेकिन हम चाहते थे कि इस बार ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बच्चे एक प्लेटफॉर्म में एक ही जगह रह करके वो सारी चीज़ें सीखें। आज के मुख्य अतिथि कौन है? हमारे आज के मुख्य अतिथि विधायक माननीय सरिता सर थे। क्या बच्चे सीखे 4 दिन में? इस 4 दिन में बच्चों को हमने जुम्बा, स्पिरिचुअल जिसमें कर्म पे और क्रोध पे कायम रखना, उस पर अपना कंट्रोलिंग करना है, उस पर हमने सिखाया और योगा सेशन करवाया। वेस्ट ऑफ मटेरियल से कलाकृतियाँ कराना सिखाई। मिट्टी से हमने वो उन लोगों को गणेश जी या कोई भी हो मूर्ति वो बनाना सिखाया। हमारा मकसद ये है कि हम लोग जो भी 4 सेशन में किए हैं उसमें जैसे खाने पीने की चीज़ हो, फायरलेस कुकिंग हो या मिट्टी के काम हो या आर्ट सेक्शन हो, जो भी चीज़ें हैं वो बाहर से न खरीद करके गिफ्ट के रूप में अपने हाथों से ही बनाए। कितने बच्चे शामिल? हमारे कुल यहाँ पे 50 बच्चे शामिल थे जो 5 वर्ष से लेकर के 15 साल के बच्चे थे। झारखंड सरकार के वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत झारखंड बायोडायवर्सिटी बोर्ड एवं एलिफेंट प्रोजेक्ट जमशेदपुर के संयुक्त तत्वाधान में दलमा सेंचुरी के मकुला कोच में 3 दिवसीय अभिप्राय राष्ट्रीय आर्ट वर्कशॉप का शुभारंभ हुआ। यह कार्यशाला 15 से 17 मई तक आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम का उद्घाटन झारखंड बायोडायवर्सिटी बोर्ड के चेयरमैन विश्वनाथ शाह ने अफ्रीकन पौधा बहुआ कल्पवृक्ष का पौधारोपण कर किया। इसके बाद उन्होंने कैनवस पर चित्र उकेर कर कार्यशाला की औपचारिक शुरुआत की। इस आर्ट वर्कशॉप में जमशेदपुर, रांची, हजारीबाग, कोलकाता सहित विभिन्न क्षेत्रों से करीब 40 कलाकार भाग ले रहे हैं। 3 दिनों तक लगातार प्रकृति, वन्यजीव, पर्यावरण और जैव विविधता से जुड़े विषयों को अपनी कला के माध्यम से कैनवस पर जीवंत रूप देंगे। आयोजकों ने बताया कि कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य कला के जरिए पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना है। दलमा के प्राकृतिक वातावरण में कलाकारों को अपनी रचनात्मकता प्रदर्शित करने का अनूठा अवसर मिल रहा है। वर्कशॉप के दौरान तैयार की गई पेंटिंग्स को दलमा सेंचुरी में प्रदर्शनी के लिए रखा जाएगा ताकि पर्यटक और कला प्रेमी कलाकारों की कृतियों का अवलोकन कर सके। कार्यक्रम में डीएफओ सवा आलम, फॉरेस्ट रेंजर दिनेश चंद्रा सहित कई अधिकारी और कला प्रेमी मौजूद रहे। जमशेदपुर में पेट्रोल डीजल की सप्लाई हुई सामान्य, उपायुक्त ने अफवाहों से बचने की अपील। जमशेदपुर में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई पूरी तरह सामान्य हो गई है। इसे लेकर जिले के उपायुक्त ने शुक्रवार को शहर के विभिन्न पेट्रोल पंप संचालकों के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा की और ईंधन की उपलब्धता एवं कीमतों की जानकारी दी। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि शहर में पेट्रोल और डीजल की किसी प्रकार की कमी नहीं है तथा सभी पेट्रोल पंपों पर सामान्य रूप से सप्लाई जारी है। उपायुक्त ने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी तरह के अफवाहों पर ध्यान न दें और पैनिक होकर जरूरत से ज़्यादा पेट्रोल डीजल जमा करने से बचें। उन्होंने कहा कि जिले में ईंधन का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, लोगों को आवश्यकता अनुसार ही पेट्रोल एवं डीजल खरीदना चाहिए। प्रशासन ने यह भी चेतावनी दी है कि कुछ लोग पेट्रोल और डीजल की जमाखोरी कर अधिक कीमत पर बेचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि कालाबाजारी और जमाखोरी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक के दौरान पेट्रोल पंप संचालकों को भी निर्देश दिया गया कि वे आम लोगों को बिना किसी बाधा के सामान्य दरों पर ईंधन उपलब्ध कराएं। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं ताकि शहर में किसी तरह की अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न न हो। हम लोगों ने एक बैठक किया था जिसमें पेट्रोलियम कंपनी जितनी है उनके संबंधित लोग थे, यहाँ पे एसोसिएशन के भी लोग थे और कुछ पेट्रोल पंप से संबंधित लोग थे। तो बातचीत से ये मामला सामने आया कि मुख्यतः लोग जो है वो पैनिक हो गए हैं। उन्हें ऐसा सोशल मीडिया से और विभिन्न माध्यमों से ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है कि भविष्य में हो सकता है कि पेट्रोल डीजल का किल्लत हो जाए, इसलिए लोग ओवर बाइंग कर रहे हैं, उसको खरीद करके जमा कर रहे थे। तो हम लोगों ने इसीलिए सबके साथ एक बैठक किया और सबसे पहले सप्लाई जो हमारा जहाँ से हो रहा है, सप्लाई के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की। तो वो हमें पूरी तरह से निश्चिंत किया गया कि सप्लाई का कोई भी इशू नहीं है, जितना डिमांड है उतना सप्लाई हो रहा है। बट पैनिक बाइंग के कारण क्या हो रहा है कि कई पेट्रोल पंप पे पेट्रोल का बहुत अत्यधिक बिक्री शुरू हो गया है,
जहाँ पे 7,000 लीटर की बिक्री हो रही थी प्रतिदिन, वहाँ पे 40,000 लीटर की बिक्री हो रही है। तो नेचुरल है कि थोड़ा सा सप्लाई में इसमें डिले हो रहा था। तो ये स्थिति जो है सो अब जैसा आज सुबह से मुझे भी सूचना प्राप्त हो रही है और मैं भी निकला था तो देखा कि भीड़ कम हो गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि सप्लाई चेन अगर हमारा ठीक रहेगा तो ये स्थिति सामान्य हो जाएगा और कोई किल्लत यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये तो कल बता दिया गया था सब लोगों को बैठक में कि कोई भी लोग जो है सो ओपन कोई जार में, जर्किन में ऐसा कोई भी पेट्रोल पंप उनको नहीं फ्यूल अवेलेबल कराएंगे। फ्यूल जो भी है सिर्फ उनके गाड़ियों में दिया जाएगा। और मैं लोगों से पुनः अपील करता हूं कि एकदम वो निश्चिंत रहें, हमारा सप्लाई में अभी कोई भी समस्या नहीं है, इसीलिए पूर्व की भांति उन्हें जो भी ईंधन है वो उपलब्ध होते रहे। कपाली नगर परिषद में अवैध बूचड़खानों के खिलाफ प्रशासन ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की। चांडिल के एसडीएम विकास कुमार राय के नेतृत्व में चलाए गए संयुक्त छापेमारी अभियान से इलाके में हड़कंप मच गया। प्रशासनिक टीम ने कई स्थानों पर जांच कर अवैध रूप से संचालित बूचड़खानों पर कार्रवाई करते हुए कई प्रतिष्ठानों को सील कर दिया। छापेमारी के दौरान रहमत नगर निवासी ताहिर कुरैशी के बूचड़खाने से 2 गाय बरामद की गई। प्रशासन ने दोनों मवेशियों को गौशाला भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं संबंधित बूचड़खाने को कपाली नगर परिषद की ओर से तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया। अचानक हुई इस कार्रवाई से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया और कारोबारियों में डर देखा गया। एडीएम विकास कुमार राय ने बताया कि प्रशासन को लंबे समय से अवैध बूचड़खानों और कथित गोकशी की शिकायतें मिल रही थी। शिकायतों के आधार पर यह संयुक्त अभियान चलाया गया। जाँच के दौरान एक लाइसेंसी बूचड़खाना भी मिला, जहां दस्तावेजों की जांच कर संचालकों को नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया। प्रशासनिक जांच में ऐसे कई प्रतिष्ठान सामने आए जहां संचालक कोई वैध लाइसेंस या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। ऐसे मामलों में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए संबंधित प्रतिष्ठानों को सील कर दिया। अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि भविष्य में अवैध रूप से बूचड़खाना संचालित करने वालों के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों ने प्रशासन की इस कार्रवाई का स्वागत करते हुए इसे अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने की दिशा में बड़ा कदम बताया। इसमें देखिए, हाल के दिनों में आप देख रहे होंगे कि 2-4-5 दिन पहले एक ट्रक पे जो है इलीगल ढंग से जो है गाय को ले जाया जा रहा था, जिसमें हमारी 2 गाय मर गई थी। उससे पहले 2-4 दिन पहले एक एक्सयूवी में जो है 6 गाय यहाँ पर रेड किया गया था, पकड़ाया था एक्सयूवी। तो इस तरह की घटना जो है विगत 1 सप्ताह 10 दिनों में 2-3 बार होने के बावजूद ऐसा प्रतीत हुआ कि यहाँ पर इलीगल जो है स्लॉटर हाउस चल रहे हैं या इलीगल ट्रांसपोर्टेशन या एनिमल क्रुएल्टी एक्ट के तहत जो भी प्रतिबंधित है वो कार्य यहाँ पर हो रहे हैं। इसको लेकर मेरे द्वारा जो है आज 2-3 जगहों पर रेड किया गया अचानक और निरीक्षण किया गया। तो 2 जगह तो जहाँ रेड किया गया वहाँ पर लोग लाइसेंसधारी थे और वहाँ कुछ पाया नहीं गया। बावजूद एक जगह इलीगल स्लॉटर हाउस चल रहा था जहाँ पर 2 गाय बरामद हुई, तो दोनों गाय को सीज कर लिया गया है और अभी लाया जा रहा है। और इलीगल स्लॉटर हाउस को नगर निगम अधिनियम के तहत सील करने का आदेश दिया गया है। तो इसको लेकर मामला भी दर्ज की गई है? अभी कोई मामला दर्ज नहीं की गई है। ये चूँकि इलीगल स्लॉटर हाउस का मामला है तो नगर निगम अधिनियम के तहत जो भी प्रावधान है उसको सील करना, जो भी फाइन लगाना और जो भी कार्रवाई करना है वो नगर परिषद के द्वारा किया जाएगा। और इस तरह का कहीं भी यदि प्रतिषेध अधिनियम जो हमारा है, गो हत्या प्रतिषेध अधिनियम या एनिमल क्रुएल्टी एक्ट के तहत जो भी प्रावधान है उसके विरुद्ध यदि कोई भी कार्य करेंगे और पाए जाएंगे तो आगे भविष्य में निश्चित तौर पर पकड़े जाने पर उन पर कार्रवाई होगी। ऑब्वियसली देखिए, खुलवाना बंद करना जो भी नगर परिषद का है, ये तो मान लीजिए जो सरकार के द्वारा बनाए गए विधेयक हैं, प्रावधान है, नियम है, उस नियम के तहत कोई भी कार्य नगर परिषद करे या कोई पब्लिक भी करे तो हम लोगों की तरफ से सहयोग रहेगा। लेकिन यदि बनाए गए नियम और कानून के विरुद्ध कोई भी कार्य किया जाता है जो इलीगल कार्य है तो निश्चित तौर पर प्रशासन उस पर कठोर कदम उठाएगा। 2 मवेशी भी जब्त किए गए? हाँ बिल्कुल, दोनों मवेशी जब्त किए गए, सीजर करके उनको गौशाला जो है भेजा जाएगा। और भेजने के बाद जो है जो नगर निगम का अभी हमने बताया कि जो इलीगल स्लॉटर हाउस पाया गया उसको सील करने की कार्रवाई की जाएगी। बूचड़खाना का नाम क्या है? वो कोई ताहिर के नाम से बूचड़खाना माने व्यक्ति जो है चला रहा था। और अभी उस बूचड़खाने का कोई नाम तो नहीं था, लेकिन मोहम्मद ताहिर और रफ़त के नाम से वो ज़मीन है जहाँ पे वो घर है। नगर निकाय के तरफ से जुर्माना जो लगाया गया उसकी कोई राशि? अभी हम लोग नगर निगम में बैठेंगे, इसके बाद उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं और देख के क्या एक्शन होता है उस पर हम लोग बताएंगे। कितना सरकार का निरीक्षण हुआ? सरायकेला खरसवा जिला प्रशासन ने टाटा कांड्रा मुख्य सड़क को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए शुक्रवार से कमरिया क्षेत्र में व्यापक अभियान शुरू किया। उपायुक्त के निर्देश पर सर्विस रोड किनारे चलाए गए इस अभियान से इलाके में हड़कंप मच गया। प्रशासनिक कार्रवाई की सूचना मिलते ही कई दुकानदारों और कारोबारियों ने खुद ही अपने अस्थायी निर्माण हटाने की शुरुआत कर दी, जबकि कई स्थानों पर बुलडोजर चलाकर अवैध कब्जों को ध्वस्त किया गया।
यह अभियान आदित्यपुर नगर निगम, गम्हरिया अंचल प्रशासन, पथ निर्माण विभाग, जियाडा और आवास बोर्ड के संयुक्त नेतृत्व में चलाया गया। अधिकारियों ने बताया कि मुख्य सड़क और सर्विस लेन को अतिक्रमण मुक्त कर यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह अभियान केवल गम्हरिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले दिनों में अन्य क्षेत्रों में भी इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई का समर्थन करते हुए लंबे समय से सड़क किनारे अवैध कब्जों के कारण जाम और दुर्घटनाओं की समस्या बढ़ रही थी। वहीं अतिक्रमण हटाने से प्रभावित दुकानदारों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। उनका कहना था कि इस कार्रवाई से सैकड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे और प्रशासन को पहले वैकल्पिक वेंडिंग जोन उपलब्ध कराना चाहिए। अभियान के दौरान कुछ अतिक्रमणकारियों और अधिकारियों के बीच नोकझोंक भी हुई, लेकिन प्रशासनिक सख्ती के बीच कार्रवाई जारी रही। अब लोगों की नज़र इस बात पर है कि यह अभियान आगे कितनी निष्पक्षता और निरंतरता के साथ चलता है। नीट यूजी 2026 परीक्षा में कथित पेपर लीक, अनियमितताओं और शिक्षा व्यवस्था में बढ़ते भ्रष्टाचार के विरोध में शुक्रवार को झारखंड छात्र मोर्चा ने जमशेदपुर में जोरदार प्रदर्शन किया। संगठन के कोल्हान सचिव पप्पू यादव के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन कर केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शन के दौरान छात्र छात्राओं ने आरोप लगाया कि नीट यूजी जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा में लगातार हो रही गड़बड़ियों से लाखों छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। कोल्हान सचिव पप्पू यादव ने कहा कि केंद्र सरकार और एनटीए की लापरवाही के कारण छात्रों का भरोसा शिक्षा व्यवस्था से उठता जा रहा है। उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि देश की शिक्षा व्यवस्था भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है और सरकार छात्रों के सवालों से बचने का प्रयास कर रही है। झारखंड छात्र मोर्चा ने मांग की है कि नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले की उच्च स्तरीय एवं न्यायिक जांच कराई जाए। साथ ही दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए तथा परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित बनाया जाए। छात्र नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार जल्द कार्रवाई नहीं करती है तो संगठन सड़क से लेकर सदन तक उग्र आंदोलन करेगा। प्रदर्शन में जिला अध्यक्ष कृष्ण कामत, केंद्रीय उपाध्यक्ष सरफराज, कोल्हान अध्यक्ष अरुण मुर्मू समेत बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के छात्र इकाई झारखंड छात्र मोर्चा से है। आज हमने भारत सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला जलाने का काम किया है। देखिए, सबसे बड़ा विषय यह है ना कि आज जो नीट का पेपर लीक हुआ है, 13 मई 2026 को पेपर का एग्जाम था। 7 मई को एनटीए ने जांच की और पेपर लीक रद्द कर दिया। 12 मई को इसका घोषणा कर दिया कि यह पेपर लीक हो चुका है। भैया, सरकार आपकी, व्यवस्था आपका, उसके बाद भी पेपर लीक आप कर रहे हैं और बच्चों के भविष्य साथ खेलना बंद कर रहे हैं। आपने बड़े बड़े वादे किए थे। एनटीए ने कहा था कि हमारी परीक्षा जो हाईटेक परीक्षा है, हम एआई कैमरा लगाए हैं, हाईटेक 5G अब मेरा ये चल रहा है, जेमर लगाए हैं, उसके बाद भी इस तरह से पेपर लीक कर देना। और पेपर लीक मामला में इनका नाम सामने आ रहा है, यही भाजपा के लोग हैं। यही भाजपा के लोग परीक्षा भी ले रहे हैं और यही भाजपा के लोग एग्जाम का पेपर लीक करके क्या कर रहे हैं। आज हम लोग झारखंड के जमशेदपुर के साक्षी गोल चक्कर में पुतला दहन का काम कर रहे हैं। अगर इसके बाद भी भारत सरकार नहीं चेती तो यह आज पुतला दहन है, सड़क से लेकर सदन तक और सदन से लेकर दिल्ली के लोकसभा सदन तक जाने का झारखंड छात्र मोर्चा और झारखंड मुक्ति मोर्चा काम करेगी। टाटा स्टील द्वारा संचालित टाटा मुख्य अस्पताल ने कर्मचारियों और आम लोगों की सुविधा के लिए 24 घंटे 7 दिन हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। अस्पताल प्रबंधन ने टीएमएस साथ ही हर वक्त आपके साथ नाम से नई हेल्पलाइन सेवा लॉन्च की, जिसका नंबर जारी किया गया। इस हेल्पलाइन के माध्यम से लोग ओपीडी डॉक्टरों का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट को रीशेड्यूल कर सकते हैं तथा अस्पताल से संबंधित फीडबैक और शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा टीएमएस क्लिनिक और टीनप्लेट अस्पताल से जुड़ी विभिन्न सेवाओं की जानकारी और सहायता भी इस नंबर पर उपलब्ध होगी। इस सेवा का शुभारंभ टाटा स्टील मेडिकल सर्विसेज की जीएम डॉक्टर विनीता सिंह ने शनिवार को किया। इस दौरान पत्रकारों और टाटा स्टील कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। डॉक्टर विनीता सिंह ने बताया कि अस्पताल में जल्द ही एआई आधारित कई डिजिटल सुविधाएं शुरू की जाएंगी, जिससे मरीजों को कम समय में बेहतर इलाज मिल सकेगा और रिकॉर्ड तैयार करने की प्रक्रिया भी तेज होगी। उन्होंने कहा कि अस्पताल में डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने के साथ अटेंडर और एम्बुलेंस सुविधाओं का भी अपग्रेड किया जा रहा है। साथ ही मैन पावर की कमी को देखते हुए नर्सिंग व्यवस्था में भी बदलाव की तैयारी की जा रही है। प्रॉब्लम एक हम देखते थे कि टीएमएच में आने के पहले भी इतना फैला हुआ अस्पताल है कि लोग कंफ्यूज रहते थे कहाँ जाए कहाँ नहीं। तो ये एक फ़ोन नंबर है जिससे आप पेशेंट रिलेटेड या पेशेंट के फैमिली रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप वहाँ पता कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा अपॉइंटमेंट लेना चाहें या आप कुछ चेंज करना चाहें, अपॉइंटमेंट रीशेड्यूलिंग, कोई भी आप मान लीजिए आपके पेशेंट एडमिटेड है वार्ड में, ब्लैंकेट नहीं है, आप फिर भी उस फ़ोन पे आप कर सकते हैं। तो हमारा भी 24/7 मॉनिटरिंग ऑफ
कंप्लेंट्स एंड फीडबैक होते रहेगा तो इट विल कवर ऑल दो सॉल्यूशन। एज वी ग्रो 1-2 महीने बाद हमको एक आइडिया मिल जाएगा क्या एक्सपेक्टेशन है, तो फिर हम उस जिस एरिया में कंप्लेंट्स आ जा रहे हैं उस पर हम फोकस करके एक दुरुस्त भी करेंगे। एक होता है कंप्लेंट को सॉल्व किए, बट एक होता है कि अगर उसी एरिया में बहुत कंप्लेंट्स आ रहे हैं देन वी लुक एट इट होलिस्टिकली एंड एड्रेस इट। तो ओवरऑल मतलब उसको बोलते हैं ग्लोबल एड्रेसल ऑफ अ प्रॉब्लम। असितगोड़ा में 40 वर्षों से लगातार सब्जी बेच रहे विक्रेताओं को टाटा स्टील और जुस्को द्वारा हटाए जाने पर सब्जी विक्रेता हताश नजर आए। मेरा नाम अनुभव कुमार हुआ, ये SR एक्शन दुर्गा काली पूजा कमेटी का मैं प्रेसिडेंट हूँ। यह मुद्दा ये है कि यहाँ पे 40 साल से सब्जी वाले गरीब लोग दूर दूर से आके अपना सब्जी का लगाते हैं और अपना रोजी रोटी घर परिवार को लोग चलाते हैं। एक आदमी सब्जी का दुकान लगाता है, उससे 5-10 आदमी का परिवार चलता है। इतना बढ़िया 40 साल से चला था। अभी टाटा स्टील और जुस्को की टीम ने मिलकर इन लोगों को रोड से भगा दिया। फिर इन लोगों ने हम लोग से बात किया, हम लोग कमेटी सभी लोग मिल के राय की कि आप लोग मैदान में लगाइए सब्जी दुकान और शांति से करिए, जो भी कचरा होगा साफ़ सुथरा करके रखिएगा। आज फिर टाटा स्टील जब इन लोगों को भगाया, फाड़ा फाड़ी किया, सामान सब गिराया, तो पूरी टीम सब्जी मंडी पूरा सब लोग हम लोग पूर्णिमा साहू जी के पास गए। गुंजन जी थे, संतोष जी थे, सबसे उन लोगों ने आश्वासन दिया। पूर्णिमा साहू जी ने भी आश्वासन दिया हम लोग विधायक कि आप लोग मैदान के अंदर सब्जी मंडी लगाइए और अपना साफ़ सुथरा रखिएगा और वाटर के सामने आप लोग मत लगाइए। यही आश्वासन दिया पूर्णिमा साहू जी हम लोगों को कि आप लोग लगाइए, आप लोगों को कोई आइंदा से कोई तंग नहीं करेगा और अपना रोजी रोटी करिए और धंधा चलाइए। चांडिल प्रखंड स्थित वीर सिधो कान्हो पब्लिक स्कूल काटजोड़ सालगाढ़ी में बच्चों की रचनात्मक प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में सरकारी एवं गैर सरकारी कुल 12 विद्यालयों के 108 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में बेहतर प्रदर्शन करने वाले 10 विद्यार्थियों को मेडल, नगद पुरस्कार और सहभागिता प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में उत्क्रमित मध्य विद्यालय हमसादा, उत्क्रमित मध्य विद्यालय काटजोड़ प्राथमिक विद्यालय, सालगाढ़ी प्राथमिक विद्यालय, ग्वालापाड़ा मध्य विद्यालय, चिलगू चकुलिया प्राथमिक विद्यालय, मानीपुई और मध्य विद्यालय बातकोम कोचा समेत कई विद्यालयों के छात्र छात्राएं शामिल हुए। बच्चों ने रंगों के माध्यम से अपनी कल्पनाशीलता और कला प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल चांडिल के कक्षा 5 के छात्र राजेश हेम्ब्रम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं संस्कार प्ले स्कूल के सुजीत मांडी दूसरे तथा वीर सिधो कान्हो पब्लिक स्कूल की वासंती मुर्मू तीसरे स्थान पर रही। इसके अलावा अन्य प्रतिभागियों को भी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। आज यहाँ वीर सिधो कान्हो पब्लिक स्कूल में आदिम डेवलपमेंट सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में हम लोग ड्राइंग कंपटीशन का आयोजन किया और इस ड्राइंग कंपटीशन में हमारे चांडिल प्रखंड का 7-8 स्कूल से पार्टिसिपेंट किया, जिसमें हमारा वीर सिधो कान्हो पब्लिक स्कूल काटजोड़ के साथ साथ विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल चांडिल, OMPS चांडिल, DMPS चांडिल और PS हमसादा, UMS चकुलिया, UMS काटजोड़ और इससे अगल बगल स्कूल से भी पार्टिसिपेंट किया, जो सरकारी और गैर सरकारी विद्यालय थे। इसमें से हम लोग 108 बच्चा पार्टिसिपेंट किया, जिसमें से हम लोग 10 सिलेक्शन किए और उनको मेडल, प्रोत्साहन सर्टिफिकेट और पुरस्कार से हम लोग सम्मानित। ईचागढ़ प्रखंड अंतर्गत सीतू पंचायत के कुटाम गांव में बैसाख संक्रांति के अवसर पर सदियों पुरानी सार्वजनिक शिव पूजा परंपरा श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुई। इस दौरान आस्था, विश्वास और लोक संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिला। बड़ी संख्या में श्रद्धालु और ग्रामीण इस पारंपरिक आयोजन के साक्षी बने। धार्मिक अनुष्ठान के तहत गणेश कलश, दुर्गा घट और आधी रात को मां काली घट को मंदिर में प्रवेश कराया गया। सुबह पाट भक्ता को सैकड़ों नुकीली किलो से जड़े लकड़ी के पटरे पर लिटाकर तालाब से करीब 1 किलोमीटर दूर मंदिर परिसर तक लाया गया। हैरत की बात यह रही कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की चोट नहीं आई। पूजा अर्चना के बाद महिला और पुरुष श्रद्धालु धधकते अंगारों पर नंगे पैर चलते नजर आए। ग्रामीणों का मानना है कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से अंगारों पर चलने के बावजूद किसी का पैर नहीं जलता और गांव में सुख शांति बनी रहती है। रात्रि में पश्चिम बंगाल के गोविंदी के नीरेन्द्र चंद्र महतो और कमलपुर के दीपक महतो के दलों द्वारा आकर्षक छऊ नृत्य प्रस्तुत किया गया। पारंपरिक वेशभूषा और मनमोहक प्रस्तुति ने पूरी रात श्रद्धालुओं और दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। आसपास के गांवों से भी बड़ी संख्या में लोग इस अनोखी परंपरा को देखने पहुंचे। ये परंपरा हमारे बहुत पहले से चलती आ रही है। इसमें हमारे गांव के कभी भी हम लोग देखें, जैसे कोरोना काल हुआ, चाहे कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या आई, पर हमारे गांव के जो भोलेनाथ जी हैं हमारे गांव पर कभी आंच नहीं आने दिया है। आपका परिचय? मेरा परिचय हुआ, मैं गणपति को इसी गांव से। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर।
कपाली ओपी पुलिस ने माइक्रो फाइनेंस कर्मी से 1.5 लाख रुपए की लूट मामले का किया खुलासा। मुख्य आरोपी नागपुर से गिरफ्तार। अखंड सौभाग्य, पति की दीर्घायु और परिवार की सुख समृद्धि के लिए सुहागिन महिलाओं ने किया वट सावित्री की पूजा। पार्डी कुमरू बस्ती में हुई चोरी की बड़ी वारदात का स्थानीयों ने किया खुलासा। आरोपी युवक को पकड़कर किया गया पुलिस के हवाले। अब बिष्टुपुर स्थित एक होटल में शनिवार तड़के लगी भीषण आग, मची अफरा तफरी। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज़ की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।